विच इलेक्ट्रोड इज़ यूज इन TIG वेल्डिंग प्रोसेस। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, टंगस्टन है, नाम में ही पता चल रहा है टंगस्टन इनर्ट गैस। तो इलेक्ट्रोड हम कौन सी यूज़ करेंगे इसमें? टंगस्टन। और फिलर वायर अलग होता है, आप इलेक्ट्रोड को फिलर वायर से कंफ्यूज मत करना। फिलर वायर SS का हो सकता है, MS का हो सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जिसमें से आर्क बन रही है, आर्क फिलर वायर में नहीं बनती है, आर्क बनती है आपकी इलेक्ट्रोड पर, और वो इलेक्ट्रोड टिग वेल्डिंग में हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही है। What is the device used to show the volume of the inert gas allowed to go to the welding torch in TIG welding? TIG welding में वेल्डिंग टॉर्च में जाने के लिए एक्रिय गैस की मात्रा दिखाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फ्लोमीटर। यस करेक्ट, फ्लोमीटर है वो। CO2 रेगुलेटर का तो कोई मतलब ही नहीं है। CO2 रेगुलेटर, हम टिग वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो CO2 तो उसमें रेगुलेटर होगा नहीं, वो तो मैग वेल्डिंग में यानी कि GMA वेल्डिंग में होगा। तो बी ऑप्शन गलत है। प्रेशर मीटर, प्रेशर मीटर हमारे गैस के फ्लो रेट को नहीं बताता है। प्रेशर मीटर सिर्फ ये बताता है कि सिलेंडर में इनपुट पे, मतलब आपका जो रेगुलेटर है उसमें सिलेंडर की तरफ कितना प्रेशर है और आउटलेट पे जहाँ पर गैस जा रही है वहाँ पर किस प्रेशर पे हम भेज रहे हैं। गैस फ्लो रेट का मतलब है कितनी भेज रहे हैं, किस प्रेशर पे भेज रहे हैं उसका मतलब नहीं है उससे। तो गैस फ्लो रेट को जो नापता है उसको हम कहते हैं फ्लो मीटर, और आपको इसकी फ़ोटोग्राफ दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर एक बॉल होती है और जितना फ्लो रेट होता है ये बॉल उतनी ऊपर तैरने लगती है, हवा में उड़ने लगती है, और हम मीटर से पढ़ लेते हैं कि इस समय कितना गैस फ्लो रेट जा रहा है, और ये गैस फ्लो रेट को नापा जाता है लीटर्स पर मिनट में, LPM में। लास्ट ऑप्शन आर्गन रेगुलेटर, रेगुलेटर का इससे कोई मतलब नहीं है, इसको फ्लो मीटर कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। विच गैस इज केमिकली इनएक्टिव विद एनी मेटल इन हॉट और कोल्ड कंडीशन इन टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में कौन सी ऐसी गैस है जो निष्क्रिय है, चाहे धातु आपका गर्म हो या ठंडी अवस्था में हो, वो गैस कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगी। टिग वेल्डिंग की बात हो रही है, वो गैस का नाम है आर्गन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो रिएक्शन कर देती है, ऑक्साइड बना देती है। जंग नहीं लगता क्या लोहे में? जंग तभी लगता है जब ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कर देती है। नाइट्रोजन भी एक्टिव गैस है और हाइड्रोजन तो ज्वलनशील गैस है। इसका ऑप्शन ए सही है, आर्गन, क्योंकि आर्गन वो गैस है जो इनएक्टिव रहती है, उसका कोई मतलब नहीं आपका धातु गर्म है या ठंडा है, वो कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है। विच टाइप ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ SS बाय टिग प्रोसेस विद DC? DC के साथ टिग प्रक्रिया द्वारा SS की वेल्डिंग करने के लिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड किस प्रकार का उपयुक्त है? इसको थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड कहते हैं। आप मेरी AWS क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसमें ये सारी क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। हमारी जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है AWS क्लासिफिकेशन में, वो प्योर टंगस्टन भी हो सकती है, सीरियम टंगस्टन भी हो सकती है, जिरकोनियम भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम SS के लिए जिस टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं वो होती है थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसमें थोरियम का हमने एलॉइंग की हुई होती है। ऑप्शन सी सही है। What is the process of replacing the air in a pipe with argon gas that will not react with the root of the weld? तो हमें वेल्डिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहले वो सारी वातावरण के गैस जिसमें ऑक्सीजन भी है उसको हटाना पड़ेगा वहाँ से, और पूरे पाइप में आर्गन भरनी पड़ेगी, तब जाके हम वेल्डिंग शुरू करेंगे। वरना शुरुआत की वेल्डिंग, जिसको रूट रन ये कह रहे हैं, वहाँ पर अगर वो फंसी हुई ऑक्सीजन या वातावरण की गैस, हमारी वेल्डिंग ख़राब हो जाएगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं पर्जिंग, जो बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है। पर्जिंग उस विधि को कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें हम रिप्लेस करते हैं आर्गन से जो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक गैस थी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पर्जिंग। पोरिंग गलत है, प्री फिलिंग गलत है, पूल वेल्ड गलत है। विच इलेक्ट्रोड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्क इन GTAW प्रोसेस? फिर वही सवाल पूछ लिया। GTAW प्रोसेस में किस इलेक्ट्रोड का हम प्रयोग करते हैं आर्क को उत्पन्न करने के लिए? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है तो टंगस्टन की ही इलेक्ट्रोड होती है ना उसमें। ऑप्शन सी सही है। विच विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन द वेल्ड बीड ड्यू टू यूज ऑफ शील्डिंग गैस इन TIG वेल्डिंग प्रोसेस? TIG वेल्डिंग प्रक्रिया में परीक्षण गैस का उपयोग के कारण वेल्ड बीड पर कौन सा उपस्थित नहीं होगा? स्लैग,
तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगले ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ओवरलैप, ओवरलैप तो हो सकता है अगर आपने अपनी स्पीड ऑफ वेल्डिंग कम रखी तो ओवरलैप हो सकता है। अंडर कट भी हो सकता है अगर आपने एंगल का इंक्लिनेशन टॉर्च का सही नहीं रखा या आपने करंट को ज़्यादा सेट कर दिया तो अंडर कट भी हो सकते हैं। और पेनिट्रेशन तो होगी ही होगी। जब हम टिग वेल्डिंग कर रहे हैं तो पेनिट्रेशन नहीं होगी तो वो तो दोष बन जाएगा ना। तो पेनिट्रेशन, ये हमसे सवाल में पूछ रहे थे क्या नहीं होगा टिग वेल्डिंग को करते हुए अगर हमने शील्डिंग गैस को प्रयोग कर रखा है। तो हमारे पास स्लैग नहीं मिलता है, हमें वेल्डिंग बीड के ऊपर स्लैग नहीं होता है। विच प्रोसेस कैन ईजिली वेल्ड थिन मेटल, थिन मेटल को वेल्ड करने के लिए ही हम GTAW का प्रयोग करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, GTAW की वेल्डिंग डेपोजिशन स्पीड बहुत कम होती है, मतलब वेल्डिंग स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती। आर्क वेल्डिंग की भी इससे ज़्यादा होती है। GMAW यानी कि मिग वेल्डिंग की तो बहुत ज़्यादा होती है और SAW की भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर भी हम GTAW का क्यों प्रयोग करते हैं? एक तो इससे हमें वेल्डिंग बहुत अच्छी मिलती है, स्ट्रेंथ वाली मिलती है, साउंड वेल्डिंग मिलती है। इसका प्रयोग शीट मेटल के लिए किया जा सकता है क्योंकि इसका आर्क का टेम्परेचर कम होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। बाकी सभी आर्क वेल्डिंग में ये टेम्परेचर 3000 डिग्री से ऊपर होता है। तो थिन शीट्स में बर्न थ्रू ना हो जाए इसलिए हम टिग वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। और टिग वेल्डिंग में फिलर मेटल के प्रयोग के बिना भी हम थिन शीट्स की वेल्डिंग कर देते हैं, इसलिए भी हम टिग वेल्डिंग, और किसी वेल्डिंग में बिना फिलर धातु के वेल्डिंग करना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ टिग वेल्डिंग में पॉसिबल है। इसलिए थिन मेटल को टिग वेल्डिंग से हम वेल्डिंग करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। वो प्रोसेस है जिससे हम पतली चादरों की वेल्डिंग करने के लिए उपयुक्त मानते हैं। मिग वेल्डिंग हम आमतौर पे बड़े ग्रूव यानी कि मोटी प्लेटों के बने हुए ग्रूव को भरने के लिए मिग वेल्डिंग का और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। मैनुअल आर्क वेल्डिंग का प्रयोग हम पतली चादरों में करेंगे तो बर्न थ्रू आपको ज़्यादा मिलेंगे, मतलब आपका बेस मेटल ही छिद्र हो जाएगा, उसमें आर पार हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। वाई आर्गन गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग इन टिग वेल्डिंग प्रोसेस। टिग वेल्डिंग प्रोसेस में आर्गन गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करते हुए? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इनर्ट गैस प्रोटेक्ट्स द वेल्ड, ये बात सही है। अगला ऑप्शन है इट हेल्प्स इन मेल्टिंग द इलेक्ट्रोड। आर्गन गैस वेल्डिंग करते हुए इलेक्ट्रोड को गलने में मदद नहीं करती, वो तो निष्क्रिय गैस है, वो किसी की कोई मदद नहीं करती। तो ऑप्शन बी गलत है। इट प्रिवेंट्स पोरोसिटी, पोरोसिटी यस प्रिवेंट करती है क्योंकि वो उस पर एक शील्डिंग बना के रखती है और एटमॉस्फेयर से गैसेज एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं हमारी वेल्डिंग में। तो ये आंसर भी गलत नहीं है। आखिरी ऑप्शन है इट इज़ चीप, इट इज़ नॉट चीप। ये बहुत महंगी वेल्डिंग है क्योंकि इसमें आर्गन गैस का प्रयोग हो रहा है और आर्गन गैस एक महंगी गैस है। तो इसका ऑप्शन जो सबसे सही है वो ऑप्शन ए है, इनर्ट गैस प्रोटेक्ट्स द वेल्ड। इनर्ट गैस वेल्डिंग को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए हम SS की वेल्डिंग करते हुए आर्गन का प्रयोग करते हैं। SS क्योंकि महंगा धातु है इसलिए उसकी वेल्डिंग भी अगर थोड़ी बहुत महंगी हो जाती है तो हम उसका बुरा नहीं मानते हैं। स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करते हुए आर्गन गैस का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि वो वेल्डिंग को बचा के रखे। इसका ऑप्शन ए सही है, इनर्ट गैस प्रोटेक्ट्स द वेल्ड। विच वेल्डिंग मशीन इज़ टू बी यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम बाय टिग वेल्डिंग प्रोसेस। टिग वेल्डिंग प्रोसेस से अगर आपको एल्युमिनियम की वेल्डिंग करनी है तो AC वेल्डिंग मशीन उपयुक्त रहती है। ये हमने अपनी पोलैरिटी की वीडियो में इस बात को बड़ी डिटेल में समझ लिया है। इसका आंसर है AC वेल्डिंग मशीन। व्हाट इज़ द डिफेक्ट कॉज्ड बाय हाई करंट इन टिग वेल्डिंग। अगर टिग वेल्डिंग में हाई करंट होगा तो नीचे दिए हुए कौन से दोष में से दोष उत्पन्न हो सकता है? क्रैक का सीधा संबंध नहीं है, पर बात सही है। अगर हाई करंट होगा तो हाई हीट जनरेट होगी, ज़्यादा हाई हीट जनरेट होगी तो ज़्यादा बड़ी वेल्डिंग डिपोजिशन हो सकता है एक जगह, और जब वो कॉन्टैक्ट करेगा तो क्रैक आ सकते हैं, पर ये सही आंसर नहीं। पोरोसिटी का तो कोई मतलब नहीं है। अंडरकट वो सबसे सही आंसर है इसका जो हम ढूंढ रहे थे। अगर आपका हाई करंट होगा टिग वेल्डिंग करते हुए, अगर आपने करंट को हाई सेट कर रखा है, ज़्यादा करंट सेट कर रखा है, तो धातु पिघल कर, जो बेस मेटल है वो पिघल कर इरोड होकर वेल्ड पूल में शामिल हो जाता है, और जहां आपकी वेल्डिंग और बेस धातु मिल रहे हैं उस पूरी लाइन पर आपको नालियां मिलने लगती हैं, उसको हम अंडरकट कहते हैं। ये तब होता है जब आपने टिग वेल्डिंग में करंट को हाई रखा हुआ है। लैक ऑफ पेनिट्रेशन का दोष इसलिए नहीं मिलता क्योंकि करंट हाई रखा हुआ है,
पेनिट्रेशन अच्छा मिलेगा अगर आपने हाई रख रखा है, ये उल्टा बात लिखी है, तो फोर्थ आंसर बिल्कुल गलत होगा। व्हाट इज द डिफेक्ट वाइल टिग वेल्डिंग इज द करंट इज टू लो। अब उल्टा पूछ लिया, अगर करंट आपने बहुत कम रखा हुआ है तो टिग वेल्डिंग में कौन सा दोष आएगा? तब आएगा लैक ऑफ पेनिट्रेशन, क्योंकि दूसरी सतह तक, दूसरे सरफेस तक हमारी वेल्ड पूल, हमारा मोल्टन मेटल पहुंचा ही नहीं, हमारी वेल्डिंग पूरी नहीं हुई है, पूरी थिकनेस में वेल्डिंग नहीं हुई है, उसको हम कहते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन। उसको क्रैक नहीं डेवलप होते लो करंट से, पोरोसिटी भी लो करंट से नहीं मतलब है, अंडर कट तो हाई करंट पे होगा। तो ऊपर के तीनों आंसर गलत हैं। व्हाट इज राइट अबाउट DCRP इलेक्ट्रोड टिग वेल्डिंग। DCRP इलेक्ट्रोड टिग वेल्डिंग के बारे में क्या सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सी बात सही है? अगर आपकी पोलैरिटी है डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, तो रिवर्स पोलैरिटी हम किसको कहते हैं? रिवर्स पोलैरिटी तब कहते हैं जब हमने इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बना दिया हो और बेस मेटल को नेगेटिव बना दिया हो, इसको हम रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। स्ट्रेट पोलैरिटी किसको कहते हैं? जब बेस मेटल को पॉजिटिव बनाया हो और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बनाया हो। पर हमसे सवाल में पूछा गया है रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी का मतलब क्या है कि हमने टंगस्टन की इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बना दिया है। ये बड़ी गलती कर दी आपने, क्योंकि टंगस्टन की इलेक्ट्रोड को अगर पॉजिटिव बना दिया है तो हीट जनरेट टंगस्टन की इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा होगी और टंगस्टन पिघलकर वेल्ड पूल में शामिल हो सकता है, टंगस्टन इंक्लूजन के दोष हो सकते हैं। इसलिए नीचे का कथन वो सही होगा जिसमें ये लिख रखा होगा कि ये गलती कर दी आपने, पोलैरिटी आपने गलत कर रखी है। पहला ऑप्शन है इम्प्रॉपर टंगस्टन साइज। DCRP से ये पता नहीं चल रहा कि आपने टंगस्टन की इलेक्ट्रोड किस डायमीटर की ले रखी है, पहला ऑप्शन गलत है। इम्प्रॉपर शील्डिंग गैस फ्लो। DCRP इस टर्म से ये पता नहीं चल रहा कि आपने कौन सी गैस यूज़ करी है और कितना उसका फ्लो रेट रखा है, ये ऑप्शन भी गलत है। इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड टंगस्टन। DCRP टर्म से ये भी नहीं पता चल रहा कि टंगस्टन की इलेक्ट्रोड का टिप आपने राउंड रखा है, पॉइंटेड रखा है, उसका क्या एंगल बनाया है, तो ये भी आंसर गलत है। लास्ट ऑप्शन है वेल्ड सर्किट पोलैरिटी इज़ इनकरेक्ट। ये ऑप्शन आपका सही है कि आपने जो वेल्ड सर्किट पोलैरिटी है वो गलत कर दी। इसको DCSP होना चाहिए था, स्ट्रेट पोलैरिटी, जिसको हम कहते हैं DCEN, यानी कि इलेक्ट्रोड नेगेटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। और शुरुआत का एक सवाल याद आ रहा है जिसमें मैंने कहा था ये बिल्कुल गलत लिख दिया, DCEP नहीं लिखा होना चाहिए, DCEN लिखा होना चाहिए, तो वो मैं सही कह रहा था। ये बात इस सवाल से साबित हो गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेल्ड सर्किट पोलैरिटी इज़ इनकरेक्ट। ये कथन सही है DCRP के बारे में अगर टिग वेल्डिंग की बात हो रही है तो। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पुअर वेल्ड बीड कलर इन टिग वेल्डिंग प्रोसेस। टिग वेल्डिंग प्रोसेस में खराब वेल्ड बीड रंग का कारण क्या है? कंटेमिनेशन। अगर आपका फिलर वायर कंटेमिनेटेड है, यानी कि वो प्योर उस धातु का नहीं है, उसमें किसी और धातु का मिश्रण हो गया है या उसके ऊपर कोई गैस, ग्रीस, इस टाइप की कोई चीज़ है, तो आपकी जो वेल्डिंग की बीड है, मतलब जो वेल्डिंग की एक लाइन आपने मारी है, उसका कलर कहीं कहीं से ख़राब हो जाता है। ये तब होता है जब आपने फिलर मेटल को क्लीन करके प्रयोग नहीं करा या उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई इम्प्योरिटी है। तो इसका आंसर डी सही है। पहला आंसर है टू मच आर्क लेंथ। बहुत ज़्यादा आर्क लेंथ होगी तो उससे कलर पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्क लेंथ तो फिलर मेटल को पिघला रही है। एक्सेसिव हीटिंग इन टॉर्च। टॉर्च में एक्सेसिव हीटिंग हो रही है, उससे वेल्डिंग बीड के कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टंगस्टन मेल्टिंग इनटू वेल्ड पुडल। अगर टंगस्टन मेल्ट होकर वेल्ड के अंदर घुस जाए तो भी आपकी वेल्डिंग सीम का कलर चेंज नहीं होगा। जहाँ टंगस्टन इंक्लूजन हुआ है वहाँ एक आपको स्पॉट मिलेगा। तो ये आंसर भी बिल्कुल सही नहीं है। जो सही आंसर है वो डी है, कंटेमिनेटेड और इम्प्रॉपर फिलर वायर। या तो फिलर वायर आपने गलत यूज़ कर ली है, उसका केमिकल कंपोजिशन सही नहीं है, या उसके ऊपर कोई कंटेमिनेशन है, मतलब जैसे कोई उस पर गंदगी थी जिसको क्लीन नहीं करा। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन द वेल्ड एरिया प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। ये याद रखना, लेक्चर में भी आपको बताया था जब हमने आर्क की फिजिक्स के बारे में बात करी थी। तो प्लाज्मा आर्क में ये तापमान 16,000 से 20,000 डिग्री केल्विन इसका तापमान हो सकता है। तो ऑप्शन ए सही। बाकी वेल्डिंग आपने देखी होगी उसमें 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान मिल रहा है, पर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में ये तापमान 16,000 डिग्री केल्विन तक जा सकता है। नीचे के बाकी तीनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा तापमान है, इतना तापमान प्राप्त करना वेल्डिंग के दौरान पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर 15,000 से 20,000 डिग्री केल्विन सही है। व्हाट मटेरियल इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रोड इन स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कॉपर के होते हैं, तो इसका आंसर है कॉपर एलॉय इलेक्ट्रोड्स। वो इलेक्ट्रोड का काम भी करते हैं और प्रेशर भी हम उनके माध्यम से ही देते हैं। तो धातु के ये इलेक्ट्रोड बनते हैं
और कॉपर एलॉय यानी कि ब्रास, ब्रॉन्ज या कॉपर के हम इन इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन इलेक्ट्रोड नहीं होता, कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड नहीं होता, आयरन इलेक्ट्रोड नहीं होता। बाकी सारे आंसर गलत हैं। विच रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन इज प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रोड इन व्हील शेप? व्हील शेप में इलेक्ट्रोड के साथ कौन सी प्रतिरोध वेल्डिंग मशीन दी गई है? उसको हम सीम वेल्डिंग मशीन कहते हैं, क्योंकि उसमें दो लैप जॉइंट में रखते हैं हम दोनों पार्ट्स को, उसको दो रोलर के बीच में से, मतलब दो पहियों के बीच में से निकालते रहते हैं और वेल्डिंग होती रहती है। इसको हम सीम वेल्डिंग कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। स्पॉट वेल्डिंग में हम जगह जगह कुछ स्पॉट पे वेल्डिंग करते हैं, पूरी सीम पर हम वेल्डिंग नहीं कर पाते। जगह जगह हम उसको वेल्डिंग करके दोनों धातुओं को आपस में जोड़ देते हैं। सीम वेल्डिंग में लगातार वो वेल्डिंग होती है, सिलाई, सीम को हिंदी में सिलाई कहते हैं, तो सिलाई लगातार होती है, टाँका नहीं होता, वो स्पॉट टाँका जैसा समझो। तो सीम वेल्डिंग नाम से ही बता रही है, इसमें व्हील लगे होते हैं, उसके अंदर से वो दोनों प्लेट जो लैप जॉइंट बना हुआ है वो निकलती रहती हैं और हमारी वेल्डिंग होती रहती है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग ये नहीं होती, फ्लैश बट जॉइंट वेल्डिंग भी ये नहीं होती, जिसमें हमें व्हील शेप के इलेक्ट्रोड मिलते हों। इसका आंसर बी सही है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग? आपके सामने जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो एक प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें एक्स जहाँ पर लिखा हुआ है ये पार्ट नोज़ल है, और इस नोज़ल के अंदर जो आपको एक छड़ जैसी दिखाई दे रही है वो इलेक्ट्रॉन। सो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में एक्स जो इस चित्र में दिखाया गया है उसको क्या कहेंगे? नोज़ल। इसका ऑप्शन ए सही है, नोज़ल। गैस कप ये नहीं है, इलेक्ट्रोड ये नहीं है, रजिस्टर ये नहीं है। सही आंसर है ए, नोज़ल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग? दोबारा वही तस्वीर, वही चित्र आपके सामने है, और इस बार ये इस पार्ट का नाम पूछ रहे हैं। ये है आपका इलेक्ट्रोड, जिसको आपने सर्किट में जोड़ा हुआ है। तो सर्किट का एक हिस्सा नोज़ल से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो टर्मिनल है वो इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है। ऐसे आपका सर्किट पूरा हो रहा है। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जिस पार्ट को ये एक्स करके दिखा रहे हैं उस पार्ट को कहेंगे इलेक्ट्रोड। आंसर है सी, इलेक्ट्रोड इसका सही आंसर है। ये नोज़ल नहीं है, आउटर गैस कप नहीं है और रजिस्टर नहीं। हो सकता है सवाल कुछ और पूछ ले, ये एक्स कहीं और मार्क कर दे। तो आपको इस पूरे डायग्राम में पता होना चाहिए, जो सबसे नीचे रखा हुआ है वो जॉब है, जो बिल्कुल सेंटर में एक छड़ जैसी दिखाई दे रही है जिस पे एक्स नाम लिखा है वो इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड के बाहर यू शेप का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसको नोज़ल कहेंगे, और उसके बाहर जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको आउटर गैस कप कहेंगे। और रजिस्टर है, ये जो सर्किट में आपको जिगजैग लाइन दे रखी है ये रजिस्टर है। इस क्वेश्चन में जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये स्पॉट वेल्डिंग का है। ये मशीन स्पॉट वेल्डिंग के लिए यूज़ की जाती है, स्पॉट वेल्डिंग मशीन है ये। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? जो पार्ट एक्स द्वारा चिन्हित है इसको रॉकर आर्म कहते हैं। इसका आंसर है रॉकर आर्म। एयर सिलेंडर को नहीं कहते, एयर सिलेंडर ये है, पिवट पॉइंट ये है, और इलेक्ट्रोड आपके ये दोनों हैं। एक मूविंग इलेक्ट्रोड होता है ऊपर वाला और एक फिक्स्ड इलेक्ट्रोड होता है नीचे वाला। जो रॉकर आर्म के साथ लगा होता है वो मूविंग इलेक्ट्रोड होता है आपका। तो इसका सही आंसर है रॉकर आर्म। जो आपको एक्स से चिन्हित करके पार्ट दिखाया गया है उसको कहते हैं रॉकर आर्म। ऑप्शन सी सही है। फिर दोबारा वही चित्र है और इस बार जो एक्स द्वारा चिन्हित पार्ट का नाम है इसको अभी बताया था, इसको पिवोट कहते हैं। इस पिवोट पे रॉकर आर्म का फलक्रम है ये, मतलब इसके दोनों तरफ रॉकर आर्म चलेगी, ये वाला पॉइंट फिक्स रहेगा। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पिवोट। ऑप्शन बी पिवोट पॉइंट सही है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट शोन मार्क्ड एज एक्स? ये भी वही चित्र है, इसमें इस बार एक्स से जिस पार्ट को प्रदर्शित किया गया है वो एयर सिलेंडर है। एयर सिलेंडर, ऑप्शन ए सही है। विच वेल्डिंग प्रोसेस इफेक्ट्स वेल्ड जॉइंट्स अंडर हैवी प्रेशर विद सप्लाई कट ऑफ? किस वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रभाव से जोड़ों पर भारी दबाव पड़ता है जिसमें आपूर्ति कट कर दी जाती है? उसको कहते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग। फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है? बट जॉइंट बनाया जाता है। जिन दो धातुओं के बीच में आपको जॉइंट बनाना है उनको करीब लाके और दूर ले जाया जाता है, मतलब उनको टच करवा के दूर ले जाया जाता है ताकि एक आर्क उत्पन्न हो सके। जब वो आर्क उत्पन्न होती है तो दोनों को बहुत ज़्यादा प्रेशर में एक दूसरे की तरफ धकेल दिया जाता है, मतलब उनका जो वो बट जॉइंट है वो एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर में मिल जाते हैं, वो सतह मिल जाती है। और जब वो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है उससे जस्ट पहले विद्युत सप्लाई को शट ऑफ कर दिया जाता है।
फ्लैश मतलब उसको विद्युत की सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। ये विधि है आपकी फ्लैश बट वेल्डिंग की। तो इसका ऑप्शन ए सही है। फ्यूजन वेल्डिंग ये नहीं है। फ्यूजन वेल्डिंग में हम सप्लाई को कट नहीं करते हैं। थर्मिट वेल्डिंग में तो हम इलेक्ट्रिक सप्लाई का यूज़ ही नहीं करते हैं। स्पॉट वेल्डिंग में भी हम सप्लाई कट नहीं करते। जिस समय वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में स्पॉट वेल्डिंग हो रही होगी उस समय आपकी विद्युत सप्लाई जारी रहेगी। पर फ्लैश बट वेल्डिंग में जब वो प्रेशर से एक दूसरे के तरफ धक्का मारेंगे दोनों पार्ट्स जो वेल्डिंग होने वाले हैं, उस समय विद्युत को सप्लाई को काट दिया जाता है। विच रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूस अ बल्ज एट वेल्ड जॉइंट। वेल्ड जॉइंट पर किस प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया से एक उभार पैदा होता है? वो भी फ्लैश बट जॉइंट ही है। जब हम प्रेशर में आर्क बन चुका था, दोनों तरफ के सिरे जो हैं वो सेमी मोल्टन स्टेज में आ चुके थे, प्लास्टिक स्टेज पे आ चुके थे, और जब हमने उसको प्रेशर से एक दूसरे की तरफ उसको प्रेशर दिया, दोनों पार्ट्स के बीच में प्रेशर अप्लाई किया, तो जहाँ पर वेल्डिंग होती है वो फूल जाता है पार्ट, उसी को बल्जिंग कहते हैं। तो ये किस में होता है? हमारा फ्लैश बट जॉइंट में। आंसर ए सही है। स्पॉट वेल्डिंग में बल्जिंग नहीं होती है, सीम वेल्डिंग में भी बल्जिंग नहीं होती है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में भी बल्जिंग नहीं होती है। नीचे के तीनों आंसर गलत हैं। ऑप्शन ए सही है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ ऑफसेट टिप इलेक्ट्रोड यूज इन स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाले ऑफसेट टिप इलेक्ट्रोड का कोण क्या है? जब हम स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं उसके टिप को कई तरीके से बनाया जाता है। ऑफसेट टिप भी कहते हैं, स्ट्रेट एंगल टिप भी बनाते हैं। ऑफसेट टिप का कोण 30 डिग्री रखा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है, ये आप याद रखना। स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड की टिप है, ऑफसेट टिप वाले जब हम टिप बनाते हैं, इलेक्ट्रोड की टिप बनाते हैं ऑफसेट विधि से, तो हम उसका एंगल 30 डिग्री रखते हैं, जो आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा। आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ, देखते रहें इस वीडियो को और अपने अभ्यास टेस्ट देकर अपने तैयारियों को उन्नत करते रहें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।